पीसीएस प्री 2022 की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज के 2 भाग पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तीसरे भाग का पहला प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरे भाग का पहला प्रश्न ये रहा। हाल ही में जारी बाघों की मृत्यु के आंकड़े के अनुसार इस वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु हुई है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सर्वाधिक बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। आइए व्याख्या देखते हैं। एनटीसीए अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार इस साल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 44 बाघों की मृत्यु हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां 26 मौतें हुई हैं। कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा और वहां 14 मौतें हुई हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में वाटर टैक्सी सर्विस निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई है? विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी गोवा, विकल्प बी सी लक्षद्वीप, विकल्प डी दमन एवं दीव। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुंबई। वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई शहर में शुरू की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है? विकल्प ए एयरटेल पेमेंट बैंक, विकल्प बी रिलायंस जियो पेमेंट बैंक, विकल्प सी पेटीएम पेमेंट बैंक, विकल्प डी बंधन पेमेंट बैंक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा आरबीआई के द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का पहला टॉय निर्माण क्लस्टर बहुत जल्द कहाँ शुरू होने वाला है? विकल्प ए दिल्ली, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी चंडीगढ़, विकल्प डी असम। दोस्तों, इसका सही उत्तर है देश का पहला टायर निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जगह कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? विकल्प ए कोलकाता, विकल्प बी गाजियाबाद, विकल्प सी ग्रेटर नोएडा, विकल्प डी चंडीगढ़। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी चंडीगढ़ में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस देश के लिए अभी तक सबसे बड़ा सफेद गैंडों का स्थानांतरण हुआ है? विकल्प ए रवांडा, विकल्प बी केन्या, विकल्प सी तंजानिया, विकल्प डी जिम्बाब्वे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए रवांडा में दक्षिण अफ्रीका से अब तक का सबसे बड़ा सफेद गैंडों का स्थानांतरण हुआ है। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में बोइंग 747 चार्टर्ड विमान में सवार 30 सफेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका से रवांडा स्थानांतरित किया गया। अवैध शिकार के बढ़ते खतरे के कारण इनका स्थानांतरण किया गया है। यह सफेद गैंडों का अब तक का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण था। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए चंडीगढ़, विकल्प बी बेंगलुरु, विकल्प सी हैदराबाद, विकल्प डी श्रीनगर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता किया है? विकल्प ए नॉर्वे, विकल्प बी तुर्कमेनिस्तान, विकल्प सी जापान, विकल्प डी वियतनाम। दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी अंडमान निकोबार, विकल्प सी पश्चिम बंगाल, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं अर्थात विकल्प डी। व्याख्या के अनुसार मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर तथा कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेना दिवस के मौके पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का झंडा किस स्थान पर फहराया गया? विकल्प ए दौलत बेग ओल्डी, विकल्प बी जोजिला पास, विकल्प सी लोंगेवाला, विकल्प डी जूनागढ़। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी लोंगेवाला। सेना दिवस के मौके पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का झंडा लोंगेवाला में फहराया गया। आइए व्याख्या देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के मौके पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का झंडा लोंगेवाला में फहराया गया, जो कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का मुख्य केंद्र रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने भारत के किस राज्य को दक्षिणी तिब्बत के रूप में दर्शाया है? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी असम, विकल्प डी उत्तराखंड। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश को चीन ने भारत दक्षिणी तिब्बत के रूप में दर्शाया है। हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के रूप में दर्शाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन 2 देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है? विकल्प ए जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी अमेरिका भारत, विकल्प सी चीन रूस, विकल्प डी जापान दक्षिण कोरिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एक्सेस को अपनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एसपीजी सुरक्षा बल निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा नहीं करती है? विकल्प ए भारतीय गृह मंत्री, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रपति, विकल्प सी सोनिया गांधी एवं परिवार, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से किसी भी ऑप्शन यानी विकल्प की सुरक्षा एसपीजी नहीं करती है। आइए व्याख्या देखते हैं। एसपीजी एक्ट की धारा 4 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक एसपीजी की सुरक्षा केवल पदासीन प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है। हालांकि एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों एवं गांधी परिवार को भी मिलती थी।
लेकिन 2 वर्ष पूर्व एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था। इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुबलंगी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी। यह किस राज्य में अवस्थित है? विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी तेलंगाना, विकल्प सी केरल, विकल्प डी सिक्किम। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी केरल। व्याख्या देखते हैं। केरल के कोचीन के कुबलंगी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने जा रही है। इस गांव ने इससे पहले भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है? विकल्प ए बेलारूस, विकल्प बी जॉर्जिया, विकल्प सी यूक्रेन, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। बेलारूस, जॉर्जिया तथा यूक्रेन तीनों देश रूस के सहयोगी हैं, ना कि नाटो अथवा यूरोपीय यूनियन के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? विकल्प ए डॉक्टर एस सोमनाथ, विकल्प बी के सिवान, विकल्प सी एस शांताराम, विकल्प डी के कस्तूरी रंगन। दोस्तों इसका सही उत्तर है इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष होंगे, वे के सिवान का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार द्वीप निम्नलिखित में से किस सागर महासागर में अवस्थित है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, विकल्प बी हिंद महासागर, विकल्प सी प्रशांत महासागर, विकल्प डी जापान सागर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप अवस्थित है। आइए व्याख्या देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीपों के बीच ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण यह समाचारों में था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है। कथन 2, समग्र रैंकिंग में भारत अंतिम स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी ना तो एक ना ही दो, अर्थात दोनों ही कथन गलत हैं। व्याख्या देखते हैं। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 9 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में डेनमार्क चौथे, स्वीडन पांचवें, नॉर्वे छठवें, यूनाइटेड किंगडम सातवें तथा मोरक्को 8वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में कजाकिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर था। यह सूचकांक वर्ष 2005 से प्रकाशित हो रहा है तथा वर्तमान में यह 17वां संस्करण था, जबकि प्रश्न में दूसरा संस्करण दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी नीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA का स्थान लेगी। कथन 2, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए केवल कथन एक सही है तथा कथन दूसरा गलत है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी नीरा के गठन पर विचार कर रही है। यह मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA का स्थान लेगी। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी, न कि जल शक्ति मंत्री के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही माया एंजेलो कौन है? IMF की पहली अश्वेत महिला प्रमुख, विकल्प बी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, विकल्प सी माया सभ्यता की पहली महिला, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली महिला अश्वेत महिला। आइए व्याख्या देखते हैं। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला थी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रस्ताव किसके द्वारा शुरू किया जाता है? विकल्प ए संबंधित उच्च न्यायालय के 3 सीनियर जज, विकल्प बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, विकल्प सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प डी भारत के कानून मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए प्रावधान करता है। न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में आंगनबाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। कथन 2, एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। आंगनबाड़ी एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? कथन विकल्प ए भारत, विकल्प बी ब्रिटेन, विकल्प सी चीन, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। आइए व्याख्या देखते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में देखी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही गुलाबों के संदर्भ में क्या सत्य है? विकल्प ए अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनय की गई एक फिल्म, विकल्प बी भारत की सबसे उम्रदराज भालू, विकल्प सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गुलाम नर्सरी, विकल्प डी भारत में क्लोन की गई पहली मधुमक्खी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी भारत के सबसे उम्रदराज भालू का नाम गुलाबो था। आइए देखते हैं व्याख्या। 10 जनवरी 2022 को भारत की सबसे उम्रदराज स्लॉथ बियर गुलाबो की भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई। गुलाबो की उम्र 40 वर्ष थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विश्व आर्थिक फोरम ने जारी किया है। कथन 2, इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 तक 2.3% तक सिकुड़ सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की। साइबर सुरक्षा, महामारी, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते जोखिम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 तक 2.3% तक सिकुड़ सकती है। हालांकि विकासशील देशों में यह 5.5% तक सिकुड़ सकती है। अमीर देशों में यह 0.9% होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत का पासपोर्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा कमजोर हुआ है। कथन 2, जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत का पासपोर्ट पिछले वर्षों की अपेक्षा कमजोर नहीं हुआ है, अर्थात केवल कथन 2 ही सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देखते हैं। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी किया गया। नवीनतम संस्करण के अनुसार जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक अब दुनिया भर के 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, जो कि सर्वाधिक है। इस सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 59 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के साथ 50वें स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कार्यक्रम जो 9 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? विकल्प ए बीइंग द रिकॉर्ड्स, विकल्प बी द टेनेंट, विकल्प सी द पावर ऑफ डॉग, विकल्प डी किंग रिचर्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी द पावर ऑफ डॉग। आइए व्याख्या देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कार्यक्रम 9 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। द पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि इसके निर्देशक जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प ए उर्जित पटेल, विकल्प बी रघुराम राजन, विकल्प सी अमर्त्य सेन, विकल्प डी पीएन भगवती। दोस्तों इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। व्याख्या देखते हैं। उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्था ने एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की है? विकल्प ए सेबी, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी RBI, विकल्प डी इरडा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी RBI। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में गतिशील रूप से बदले वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिशन जीवन रक्षा के माध्यम से 1650 लोगों की जान बचाई गई? विकल्प ए दिल्ली पुलिस, विकल्प बी भारतीय रेलवे, विकल्प सी भारतीय वायुसेना, विकल्प डी इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय रेलवे। आइए क्या देखते हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार मिशन जीवन रक्षा के तहत RBF कर्मियों ने पिछले 4 वर्षों में रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेनों के पहियों से 1650 लोगों की जान बचाई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय को मंजूरी दी है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू की जाएगी? एक कर्नाटक, दो महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा राजस्थान, पांचवा तमिलनाडु। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 एवं 4, विकल्प बी केवल 2, 3, 4 एवं 5, विकल्प सी 1, 3, 4 एवं 5, विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1, 3, 4 एवं 5। आइए व्याख्या देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय को मंजूरी दी। इस चरण का अनुमानित परिव्यय 12,031 करोड़ रुपए है। इस चरण के तहत 10,750 किलोमीटर की परिक्षण लाइनों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना 7 राज्यों में लागू की जाएगी। ये 7 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 9 जनवरी, विकल्प बी 11 जनवरी, विकल्प सी 12 जनवरी, विकल्प डी 15 जनवरी। इसका सही उत्तर विकल्प ए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पास किया गया है? विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी दिल्ली। आइए व्याख्या देखते हैं। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 4 जनवरी 2022 को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक दिल्ली में एक शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस स्थान पर राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया है? विकल्प ए बेल्लारी, विकल्प बी बेंगलुरु, विकल्प सी हम्पी, विकल्प डी मैंगलोर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी मैंगलोर में कर्नाटक सरकार ने राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया है। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली तैयार की है?
विकल्प एक परिवहन मंत्रालय, विकल्प बी वित्त मंत्रालय, विकल्प सी रक्षा मंत्रालय, विकल्प डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्र सरकार भारत में सभी पुलों की उम्र और स्थिति जानने के लिए एक नीति तैयार करेगी। मंत्रालय ने देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा चक्रवात इमनाती किस देश में आपदा का कारण बना? विकल्प ए भारत, विकल्प बी मेडागास्कर, विकल्प सी जापान, विकल्प डी फिलीपींस। दोस्तों इसका सही उत्तर है चक्रवात इमनाती मेडागास्कर देश में आपदा का कारण बना। आइए व्याख्या देखते हैं। मेडागास्कर में चक्रवात इमनाती ने कहर बरपाया। इसने मनाकारा के दक्षिण पूर्वी जिले के ठीक उत्तर में लैंडफॉल बनाया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क राज्य किस राज्य में खोला जाएगा? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी दिल्ली, विकल्प डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कथन दो, यह भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प पहला सही है जबकि दूसरा विकल्प गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। जबकि प्रश्न में सीवी रमन की जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म गार्जियन भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी रूस, विकल्प डी जापान। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी जापान। क्या देखते हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है जो 2018 में शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ओशंस 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया। कथन दो, वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक एवं दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक एवं दो दोनों कथन सत्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशंस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की। ओशंस सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलन नामक सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है। विकल्प बी, यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। विकल्प सी, यह अभ्यास वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। मिलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है और इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच सेमिनार, खेल, सामाजिक कार्यक्रम और पेशेवर अभ्यास शामिल है। यह अभ्यास वर्ष 1995 में शुरू किया गया। भारतीय नौसेना के साथ सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प ए संजीव सान्याल, विकल्प बी विवेक देवराय, विकल्प सी सचिन घोष, विकल्प डी एस श्रीनिवासन। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रायः समाचारों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर में निर्मित नवीन ठंडी जला, विकल्प बी यूक्रेन की सहायता के लिए सैटेलाइट इंटरनेट लिंक, विकल्प सी एक गैस पाइपलाइन, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन है। व्याख्या देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्तलुगा से जर्मनी में ग्रिप्सवॉल्ड तक फैली हुई है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? विकल्प ए विवेक घोष, विकल्प बी नीना गुप्ता, विकल्प सी रमन एस नागराजन, विकल्प डी ईशान चिनप्पा। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी नीना गुप्ता को युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्याख्या देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणतज्ञ हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान ऐप लॉन्च किया है? विकल्प ए IIT दिल्ली, विकल्प बी IIT खड़गपुर, विकल्प सी IIT मद्रास, विकल्प डी IIT रुड़की। इसका सही उत्तर है विकल्प डी IIT रुड़की ने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य होता है? विकल्प ए भारत ओमान, विकल्प बी भारत UAE, विकल्प सी मालदीव चीन, विकल्प डी भारत मॉरिशस। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज 6 आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं व्याख्या।
व्याख्या के अनुसार भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 में भाग ले रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मौजूदा खेल चैंपियन माफी चाहता हूँ मौजूदा विश्व चेस चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया? विकल्प ए विश्वनाथन आनंद, विकल्प बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद, विकल्प सी एस शिवम रेड्डी, विकल्प डी राम राघव सरन। इसका सही उत्तर विकल्प बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व चेस चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी चीन, विकल्प सी दक्षिण कोरिया, विकल्प डी जापान। इसका सही उत्तर है विकल्प डी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। व्याख्या देखते हैं। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी असम, विकल्प डी उड़ीसा। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार ने शुरू किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए रिवॉर्ड कार्यक्रम में कौन कौन भागीदार है? 1 भारत सरकार, 2 सभी राज्य सरकारें, 3 विश्व बैंक, 4 एशियाई विकास बैंक। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कोड है ए केवल 1, 2 एवं 3, बी केवल 1, 2 एवं 4, विकल्प सी केवल 1 एवं 3, विकल्प डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 एवं 3 अर्थात भारत सरकार तथा एशियाई विकास भारत सरकार तथा विश्व बैंक ही वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए रिवॉर्ड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अनुसार विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए रिजुविनेशन वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट अर्थात रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए $115 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।